ओके, सो इस तरह की कुछ तैयारी है जो अपनी ऑलरेडी डन हो चुकी है। कैंपिंग का सामान पैक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे अपने, और यहाँ पे गरम कपड़े। गरम कपड़े मतलब वी आर गोइंग टू विंटर राइड। टाइटल आपने देख लिया होगा, ये राइड जो शुरू हो रहा है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए हम राइड शुरू कर रहे हैं। बाय द वे ये राइड एक्चुअली डिलेड है, जो आई थिंक 2 से 3 हफ्ते पहले शुरू हो जाना चाहिए था। टुडे इज 15th ऑफ दिसंबर, 25 नवंबर को राइड शुरू होना चाहिए था, जब तक हुआ नहीं है। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे आपको बताना था एक राइडिंग बूट जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, और पुरानी राइडिंग बूट के बारे में एक छोटा सा रिव्यू देना था, बिकॉज वो ऑलमोस्ट मैंने 55,000 नहीं, अभी तो 60,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, लेकिन 55 पे उस बूट ने थोड़ा जवाब देना शुरू कर दिया था। अभी फ़िलहाल आपको बूट के बारे में बताता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू देता हूँ। रूट के बारे में बताता हूँ कि कौन से रास्ते से होते हुए अपन आगे पहुँचने वाले 100 डेज़ के बाद। ये कि लॉन्गेस्ट राइड जो अपन करने वाले अराउंड 7,000 किलोमीटर्स का। तो 100 डेज़ अपना 21,000 किलोमीटर्स का राइड था, ये होगा 7,000 किलोमीटर्स का, जो होगा 25 to 30 डेज़ के लिए। आई थिंक मोस्टली महीने भर अपन गायब है। तो आगे बताता हूँ आपको। ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली वेल। आज मैं बताने वाला हूँ कि इतने दिन में गायब क्यों था। 2 हफ्ते में गायब था, और जो अपनी जर्नी स्टार्ट होनी थी 2 हफ्ते भी नहीं है, लास्ट नवंबर के 25 के बाद से मैं गायब हूँ। रीज़न ये था कि 25 को अपनी जर्नी बेसिकली स्टार्ट होनी थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो मैंने अनाउंस किया था इंस्टाग्राम पे। आई थिंक यूट्यूब फैमिली को नहीं पता है वो, अगर जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था। पैकिंग वगैरह सब कर लिया था, पैनियर, टॉप बॉक्स, टेल बैग सब पैक था, और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के बस निकलना था। नेक्स्ट डे हुआ ये कि मेरे फुट पे और लोअर बैक पे पेन स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था, और फुट ऐसा था कि आई वाज लिटरली मैं लंगड़ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप राइडिंग के बारे में जानना सोचो, आप सोचो भी मत अगले कम से कम 3 से 4 दिन। तो मैंने बोला ठीक है, मेडिसिन दिया। 3-4 दिन मेडिकेशन के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक्चुअली ये पूरे विद इन दिस 20 दिन में मैं 4 डॉक्टर को मिल चुका हूँ, लिटरली 4 डॉक्टर को मिल चुका हूँ। एट द एंड मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप MRI निकाल लो, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या समझ में आएगा। और मैंने भी ये सोचा कि अभी फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी कंडीशन के बारे में जानना। और अब तक जो 100 डेज़ मैंने किया है, ये 2 साल में जितनी भी एक्सट्रीम राइड्स की है, उसकी वजह से मेरे लोअर बैक में या कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ इशू आया ही नहीं है। तो जस्ट टू बी एश्योर्ड कि भाई तू ठीक है। तो और टेस्ट में टचवुड कुछ भी नहीं आया, और एवरीथिंग वाज फाइन, और मैं भी अभी ठीक हूँ। हुआ ये था, वो फुट का जो इशू है, डॉक्टर ने लास्ट में उसका कंक्लूजन ये निकला कि ऑल इंडिया राइड के बीच में केरला में मैंने एक बूट का सोल खुल चुका था, तो उसको मैंने चारों तरफ से स्टिच कराया था। जो टो बॉक्स है बूट का वो कंप्रेस हो गया था, और अंदर स्पेस नहीं था, मतलब थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो चुका था, और वो टाइट हो चुका था बूट। तो वो फील मुझे हो रहा था ऑलरेडी। और फिर बाद में मुंबई पहुंचने के बाद दूसरे बूट का भी सोल हल्का खुलना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा कि अभी एक को तो मैंने स्टिच करा ही दिया है, दूसरा भी करा लेता हूँ। तो वो मैंने किया, और उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हुआ, और फुट पे कभी इस फुट पे तो कभी इस फुट पे ऑल्टरनेटिवली पेन आना स्टार्ट हो गया। तो ये पूरे 15 दिन में मुझे कभी लेफ्ट फुट में पेन था, तो कभी यहाँ पे ठीक हो रहा है, तो राइट फुट में पेन आ रहा है। तो ये 3 बार रिपीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि जब तक ये 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली कोई पेन नहीं होगा प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, तो मैं तब तक नहीं निकलूँगा। तो अभी फाइनली ये पेन नहीं है, और जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हुआ क्या था। मतलब वो बूट का एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अभी तक वो पहला बूट था जो मैंने जब मैंने राइड स्टार्ट किया था, ख़रीदा था, मेरा फेवरेट बूट है वो। और उसके बारे में, और उसमें प्रॉब्लम देना स्टार्ट किया जब एक सिचुएशन आया जहाँ पे हमने कुछ स्टिच किया, तो उसके बाद और कंप्रेस हो गया था। तो पहले जो उसका साइज़ था एकदम परफेक्टली कंफर्टेबल था वो। सो ये है वो बूट जो मैं पहनता हूँ, और दिस इज़ द लुक। मतलब क्या ही बूट है भाई ये, मैं सीरियसली बोलूँगी। मतलब क्या कंफर्ट दिया इसने मुझे पिछले 2 साल में। तो मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट आई वाज गेटिंग थ्रू माय राइड्स। ये रॉयल एनफील्ड ने 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले TCX जो इटालियन ब्रांड है उसके साथ कोलैब करके ये बूट लॉन्च किया था। तो बेसिकली देखा जाए तो ये है TCX का, TCX ब्रांड है जो ये बूट मैन्युफैक्चर करती है इटली में। इसके प्रोटेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, सो ये जो कंप्लीट टो बॉक्स है एकदम कंफर्टेबल है। मतलब आपके फुट लेंथ के हिसाब से अगर आप ये बूट खरीदोगे, तो आपका अगर ब्रॉड भी है शू, आपका फुट अगर ब्रॉड भी है तो भी ये परफेक्टली आएगा, क्योंकि मेरा जो फुट है वो ब्रॉड है, और मतलब है ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन फिर भी ये बूट एकदम ही कंफर्टेबल था। और इसका जो लेदर है रेनफोर्स लेदर है, जो आगे यूज़ हुआ है टो में। इसके जो हील है
अगेन ये भी पूरा एरिया जो पूरा रीइंफोर्स्ड लेदर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको लेफ्ट में एंगल प्रोटेक्टर मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा टफ है। स्टील इस बूट के अंदर नहीं है क्योंकि ये एडवेंचर टूरिंग बूट है, मोटोक्रॉस नहीं है। मोटोक्रॉस और एंड्योरो में आपको आगे स्टील होगा, हील में स्टील होगा, तो वो ऑल टुगेदर उसका स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि वो एक अलग स्पोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है। और ये एडवेंचर टूरिंग के लिए सबसे बेस्ट बूट जो मार्केट पे अवेलेबल है, फुली लेदर होगा। और ये भी फुल्ली लेदर फुल लेंथ बूट है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वाटर प्रूफ बाय द वे, यहाँ तक ये पूरा वाटर प्रूफ है। अगर मैंने ये पूरे 60,000 किलोमीटर्स में पानी कब अंदर गया है, जब मैंने रेन पैंट नहीं पहना है। और रेन पैंट नहीं पहनेगा तो ऊपर की तरफ से पानी तो अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैंने जब रेन पैंट पहना था, पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं गया है। और ऐसा भी हुआ है कि मतलब प्लेस पे मैं रुका हूँ, मैंने पैर नीचे रख दिया है, यहाँ तक का पानी है और अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, यहाँ तक है, तो इसके अंदर पानी जाने का चांस ही नहीं है। शीन गार्ड जो इसका है प्लास्टिक का दिया हुआ है। और यहाँ पे भी 2-4 फटके मुझे जो आगे गाड़ी चलती है ना, आपको पता होगा आगे जब ट्रक चलता है, कोई कार चलती है, तो उससे जो पत्थर उड़ के आता है ना, जो स्टोन फट करके, 1-2 बार ऐसा हुआ है जो यहाँ पे लगा है। और वो टाइम में बचाऊँ क्योंकि इसकी वजह से 2-4 बार फॉल हो चुका हूँ एक्चुअली मैं बाइक से। और वो टाइम पे मुझे लगता है कि हल्के फुल्के स्क्रैच इस बूट में, अदरवाइज इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। यहाँ पे जो बकल्स दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का बकल है एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रैप है प्लास्टिक का, ओके। और अभी तक एंड दिस इज़ ऑल्सो गोल्टेक्स मेम्ब्रेन मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ है इसके अंदर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है टी ड्राई। सो इसका सोल, एक इशू आया 55,000 किलोमीटर के बाद, इसका पीछे से सोल खुलना हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका था। एक पॉइंट तक मैंने इग्नोर किया, अगर वही टाइम पे अगर मैंने कुछ सोल्यूशन वगैरह यूज़ किया होता है ऐसा स्टिक करने के लिए, ठीक हो जाता। लेकिन मैं ऐसे लोकेशन पे था जहाँ पे वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ अच्छा क्वालिटी लगवा लूँ, कुछ भी लगा लूँगा शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसके वजह से वो और खुल गया, हॉल खुल गया। तो सिचुएशन ये है कि मुझे पूरी तरह से यहाँ पे मैंने स्टिच करवाया हुआ है, चारों तरफ स्टिच करवाया है। उसके बाद अंदर जो स्पेस है और कंप्रेस हो चुका था, तो उसकी वजह से मेरे जो फुट है दोनों तरफ से पूरा टाइट हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था, जिसकी वजह से ये फुट पेन जो है मुझे स्टार्ट हो चुका है। सो अभी भी इसकी कंडीशन जो है ना, मतलब अभी लॉन्ग राइड्स के लिए तो मैं ये नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि डिस्कम्फर्ट है। आइडियली मुझे शॉर्ट राइड के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट छोटे मोटे राइड के लिए ये बूट मैं यूज़ करूँगा। नॉर्थ ईस्ट के राइड में नहीं पहन सकता, तो इसीलिए मैंने एक और बूट अभी ऑर्डर किया है और वो बूट का अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। और ये भी रॉयल एनफील्ड का एक्चुअली मिड राइज हाई लेंथ बूट है। सो ये है रॉयल एनफील्ड का बॉक्स। कहाँ से खुलता है भाई? हाँ, ओके। सो हियर इट इज। फुल लेंथ बूट है। अभी बाकी नीचे रखता हूँ। फुल लेंथ बूट है। अगर इसके प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी टफ लेदर दिया हुआ है, रेनफोर्स लेदर। पीछे हील में भी प्रॉपर प्रोटेक्शन है, यहाँ पे भी प्रॉपर प्रोटेक्शन है। जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है फॉल के बाद, वो एक टो एरिया हो गया, हील एरिया हो गया, और एंकल यहाँ पे स्लाइड। जब हम फॉल करते हैं इस तरफ, जब ऐसा फॉल होगा तो हल्का स्लाइड एंकल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टफ लेदर राउंड सर्कल में निकला हुआ होता है, जो इसमें है। लेकिन ये क्वालिटी मुझे मतलब मैच नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन दिया हुआ है, हल्का सा है। शीन गार्ड भी है, बट नॉट एज गुड एज TCX। दोनों में बहुत फ़र्क है यार, तो मैं इसे कंपेयर नहीं कर सकता बेसिकली। आफ्टर मार्केट, और यही TCX का जो बूट है, इटालियन ब्रांड जो है, इसका एक मॉडल है जो उनके वेबसाइट पे आपको दिखेगा, TCX एडवेंचर बाहर राइडिंग बूट्स। अगर आप देखोगे तो दैट इज़ समथिंग अराउंड 30,000-31,000 इसका कॉस्ट है। अगर आप इंडिया में खरीदोगे, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है बूट बाय द वे, और इसका मार्केट कॉस्ट इंडिया में था 21,000। ये है रॉयल एनफील्ड का मिड राइज, और इसका जो कॉस्ट है 11,200। कल मैंने वेबसाइट पे वापस चेक किया था, कुछ 9,500 के आसपास हो चुका था। अगर आप अभी वेबसाइट पे देखोगे तो इसका कॉस्ट और कम है। और इसका ग्रिप भी मैं बोलूँ तो बहुत सॉलिड है यार। इसका जो रबर ग्रिप है ये भी परफेक्टली ग्रिपी लग रहा है, मतलब बहुत ही कंडीशन बहुत ही प्यारी लग रही है इसकी। और इसका सोल भी बहुत सॉलिड है, मतलब हाइट भी काफ़ी अच्छी है।
और बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये लेते हैं। दोनों की साइज़ तो सेम है, तो मेरा जो फुट का साइज़ है वो है 11 नंबर, और वो मिलना यार इतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना यहाँ पे, तो इसीलिए अभी ये पहनेंगे। इसका रिव्यू भी बनाऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं इसको ब्रेक इन के लिए मुझे टाइम लगेगा नहीं। ये बूट पे सच बोलो तो ये बूट मैंने 60,000 किलोमीटर राइड किया है, और इसका कंफर्ट का एक एग्जांपल अगर मैं दूँ ना, 21 आवर्स मैंने एक बार बैंगलोर से मुंबई के लिए राइड किया था। तिरुपति से जब रिटर्न आ रहा था तो बैंगलोर से होते हुए मैं गया था जोग फॉल्स, गोकर्णा, ये सब लोकेशन पे होते हुए मुंबई आया था, और 21 आवर्स का राइड था वो। कहीं पे भी इस बूट ने मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं इस बूट में अनकंफर्टेबल हूँ। मतलब 21 हावर्स अगर आप एक बूट पहन सकते हो और फिर भी आप कंफर्टेबल हो, मतलब आप समझ सकते हो। मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा और कर भी नहीं रहा हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि आई वाज सो हैप्पी विद दिस बूट, इसके कंफर्ट को लेकर। और ये बूट आप कहीं भी पहन के चल सकते हो बॉस, अगर आप मतलब हाइक या ट्रैक वगैरह छोड़ के ये बूट आप कहीं भी पहन के चल सकते हो। और मैंने पूरे 60,000 किलोमीटर्स यही किया है, अनलेस वो जब स्टिच करने के बाद तो बहुत डिस्कम्फर्ट आ गया था। लेकिन अगर ये मार्केट में अवेलेबल होता तो मैं वापस यही बूट खरीदता, लेकिन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना लक ख़राब है। अगर मंगवाना है तो बाहर से ऑर्डर, यूरोप से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा जुगाड़ देखेंगे। फ़िलहाल ये बूट है, इससे काम चलाएंगे परफेक्टली। मतलब इसका भी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत सही लग रहा है, लेकिन जब चलाऊँगा एटलीस्ट ये 7,000 किलोमीटर्स के बाद मैं एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ इसके ऊपर। मुझे समझ आ, बाय द वे ये भी वाटर प्रूफ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कहीं पे, कहाँ लिखा हुआ है बे? हाँ सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ वाटर प्रूफ। अब बूट का डिस्कशन तो बहुत हो गया, थोड़ा पैकिंग बता देता हूँ बस। वो सामान मैंने क्या क्या कैरी किया, कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ रखी, वो आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम मिलेंगे डायरेक्टली कल राइड शुरू करते हुए। ओके, सो ये है और टॉप बॉक्स, इसके अंदर आएगा ड्रोन, यहाँ पे आएगा लैपटॉप जो मैंने पैक किया नहीं, ये दो चीज़ मुझे पैक करना है, और 2-3 डिवाइसेस यहाँ पे आ जाएगा जो ये फुल पैक हो जाएगा। और उसके साथ मैंने एक ये सिपर लिया है साथ में। पैनल्स के बारे में बताऊँ तो इसके अंदर है ना एक्चुअली टूल बॉक्स है, ये पूरा खोलना पड़ेगा एक्चुअली, इसके अंदर की तरफ है। यहाँ पे मैंने एक विंटर ग्लव्स रखा है, और अंदर 2 फ्लीस है, गर्म कपड़े हैं, और एक विंटर ग्लव्स है। मतलब ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं है, और एक जीन्स है सॉरी। और इसमें ये है स्लीपिंग बैग, एक एक्स्ट्रा शीट, टेंट लगाने से पहले नीचे एक शीट डालते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा शीट है, ये मैट है, बाकी है एक लाइट, ट्राइपॉड, स्पीकर। और इस बार मैंने टेंट के लिए छोटा सा स्टोव और गैस वो भी कैरी किया। मैंने सोचा जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे टेंट में रहेंगे और खुद का खाना बना के खुद ही खाएंगे। कोशिश ये करेंगे क्योंकि अपन जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, और माउंटेन्स में मोस्टली ये सारी चीज़ें अपन कर ही सकते हैं। थोड़ा सेफ़ होता भी है, कुछ कुछ जगह पे नहीं भी होता है, लेकिन वो फिगर आउट करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। और बाइक के मेंटेनेंस के लिए चेन लुब्रिकेशन, चेन क्लीनर और लुब्रिकेशन इसके अंदर है। और उसके अंदर मैंने डाला है पंक्चर किट और इन्फ्लेटर, वो मैंने इसमें रखा हुआ है, तो ये दोनों आगे क्रैश गार्ड पे लग जाएगा। सो बाकी कपड़े वगैरह मैंने 1 सेकेंड आपको बता रहा हूँ। कपड़े मैंने टेल बैग है, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें जो मैंने कैरी की। इस बार मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया है बिकॉज 100 डेज़ में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे आ चुकी थी क्या लेनी चाहिए क्या नहीं, एक्स्ट्रा क्या पड़ जाता है। और वो मतलब थोड़ा बहुत वेट बैलेंस करना होता है अपने को वाइल राइडिंग, थ्रू आउट राइडिंग। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटे मोटे काम है। और टाइम है 6 o'clock, मॉर्निंग 3 और 4 o'clock, 3 o'clock विल गेट अप। ट्राई करेंगे 6-7 घंटे का नींद हो, और मॉर्निंग उठने के बाद मैक्सिमम बाय 4 और 5 o'clock मैक्स राइड स्टार्ट कर देंगे। सो जर्नी जो है ये होगा अपना रूट, इस रूट के थ्रू अपन पहुँचेंगे नॉर्थ ईस्ट, भोपाल की तरफ कहीं पहुँच सकते हैं, इंदौर या भोपाल की तरफ पहुँचेंगे। उसके आगे कहीं मोस्टली शायद वापस बनारस पहुँच सकते हैं अपन। तो कहीं रश नहीं करना है कि यहाँ पहुँचना है यहाँ पहुँचना है, ओके। आराम से जाएंगे, आराम से पहुँचेंगे, जहाँ आगे पीछे हो सकता है। तो अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और ये एक्साइटिंग होने वाला है वीडियो, बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि पूरे नेचर और विलेजेस से भरा हुआ वीडियो होने वाला है ये। अगर आपने ऑल इंडिया के स्टार्ट की वीडियोस देखे रहेंगे तो बहुत सारी यूनिक कहानियाँ जो मुझे मिली थी वो नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन में मिली थी। सो आई एम होपफुल कि ऐसी कुछ अलग और डिफरेंट कहानियाँ मुझे और भी डिफरेंट लोकेशन में मिले, तो कोशिश हो ही रहेगी। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।